नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं महानगर टॉप 10। नोएडा एफएनजी पर डिवाइडर से टकराई कार में सवार 2 लोगों को आई चोट। थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का मामला। आगरा पहुंचे सपा से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। कहा, यह हमला रामजी लाल सुमन के घर पर नहीं, पीडीए पर हमला है। लखनऊ में सरोजनी नगर में जंगल पहाड़ियों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अयोध्या में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को नियुक्ति पत्र बांटा है। बच्चों के लिए प्री स्कूल किट्स भी दिए। वाराणसी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस के साथ बहस देखने को मिली। 17 साल पहले महिला के पेट में डॉक्टर ने छोड़ी थी कैंची। केजीएमयू में ऑपरेशन के बाद निकाली गई पीड़िता के पति ने दी गाजीपुर थाने में तहरीर। इंदिरानगर के डॉक्टर पुष्पा जसवाल पर आरोप। आगरा के कोतवाली क्षेत्र के फुलट्ठी चौराहे पर प्राइवेट विद्युत कंपनी के पोल और बॉक्स में लगे आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में 25 मार्च को कचहरी के पास मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। जमीन हड़पने के लिए हत्या हुई। सगा भाई और उसका ससुर गिरफ्तार किया गया। टाइगर सफारी की तर्ज पर वाराणसी में अब डॉल्फिन सफारी की भी शुरुआत होगी। वन विभाग कराएगा डॉल्फिन सफारी की सैर। आगरा में पुलिस पर दुकानदार को पीटने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई पुलिस की करतूत। और इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में बनेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। वृंदावन योजना में बनेगा कन्वेंशन सेंटर। 30 एकड़ में इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर में 10,000 लोग बैठ सकेंगे, इतनी कैपेसिटी इसकी होगी। सीएम योगी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से प्रस्ताव मंजूर किया गया है। अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग यहां पर बनाने जा रही है। 1287.66 करोड़ की लागत इस कन्वेंशन सेंटर पर आने वाली है। 2500 लोगों की क्षमता का यह ऑडिटोरियम बनेगा। सभी मंडलों में कन्वेंशन सेंटर की योजना बनाई जा रही है और इस वक्त अब योगी सरकार ने लखनऊ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर को मंजूरी दे दी है और कैपेसिटी भी इसकी जबरदस्त होने वाली है। 30 एकड़ में इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा और 10,000 की कैपेसिटी वाला ये कन्वेंशन सेंटर होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादले का विरोध ये वकील कर रहे हैं। तबादले को केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी के आवास पर कल देर रात कार्यकारिणी की एक इमरजेंसी बैठक हुई। लगभग 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में हड़ताल को आगे जारी रखने के लिए आपसी सहमति बन नहीं पाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बैठक के बाद बताया कि फिलहाल मीटिंग को शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर आज शाम 4 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बार एसोसिएशन के पुराने पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। हड़ताल के मुद्दे पर आगे की रणनीति आज शाम मीटिंग में तय कर दी जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण में वकील शामिल न होकर फैसले का विरोध करेंगे। शाम 4 बजे लाइब्रेरी हॉल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के में ये मीटिंग पुनः आहुत की गई है। हम इसमें अपने सभी सीनियर्स को इनवाइट कर रहे हैं, सीनियर लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं, जिनकी संख्या इलाहाबाद में कम से कम 60, 70, 80 के आसपास है। उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। हम अपने सब एक्स ऑफिस बेरर को इनवाइट कर रहे हैं और जिससे कि एक आम सहमति से हम कोई आगे की मोडस ऑपरेंडी हमारी इस प्रोटेस्ट की, क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट का मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये फैसला हम कल शाम को एक लार्जर एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में लेने के बाद आप सबको सूचित कर दें। और अब मथुरा से खबर, जहां पर पुलिस ने 8 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 140 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही ट्रक और 2 कार भी बरामद हुई है। बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए है।
ANTF टीम और फरह पुलिस ने मुखबिरी की सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रक में मोबाइल टावर के सामान के बीच गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था। खास बात यह कि कार में सवार तस्कर ट्रक को सुरक्षित निकालने के लिए रेकी करते हुए चलते हैं। पुलिस टीम दिखने पर ट्रक को पीछे ही रोक दिया जाता है। आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर दिल्ली NCR में सप्लाई किया करते थे। और ये खबर अलीगढ़ से है, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बेरहमी से पीट दिया। पति को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से पिटाई कर रही है ये पत्नी। बताया जा रहा है अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की ही पिटाई कर दी। घायल पति का आरोप है कि पत्नी के खिलाफ धारा 308 का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा वापसी के लिए मारपीट की गई। घायल ने अपने करोड़ों की जमीन हड़पने की कोशिश का भी आरोप लगाया। घटना देली गेट थाना इलाके के नगला मसानी का पता चल रहा है। हरदोई में जमीन विवाद में एक लड़की ने विपक्षियों को फंसाने के लिए अपने घर में आग लगा ली और इस घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस लड़की और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। लालापुरवा की ये वारदात है। यहां पर दो परिवारों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले हुए झगड़े में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना सुरसा पुलिस ने बमुश्किल हालत पर काबू पाया। दीवार के निर्माण को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ। इसमें एक पक्ष ब्रजराज द्वारा दूसरे पक्ष कमलेश के साथ गाली गलौज व मारपीट की घटना की गई और दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए ब्रजराज पक्ष द्वारा छप्पर में आग लगा दी, जिससे दूसरे पक्ष के सामानों की क्षति हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचाया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एक महिला जिनका नाम कांति पत्नी सर्वेश है, इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो राम मंदिर वाली घड़ी पर विवाद हो गया। जी हां, सलमान खान ने एक राम मंदिर की घड़ी पहनी जिस पर भगवान राम, हनुमान और अन्य हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें थी। सलमान की इस घड़ी को पहनने के बाद अब बवाल मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि सलमान का इस घड़ी को पहनना गलत है। शहाबुद्दीन रजवी ने इस्लाम और शरिया का हवाला देते हुए इसे हराम बताया है। उनसे और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है। शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। उनको खुदा के यहाँ मुंह दिखाना है। अपने आमाल का हिसाब किताब खुदा की बारगाह में होगा तो वो अपने आप को एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत पेश करें और गैर शरई कामों से बचें। और बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस यानी कि 6 अप्रैल को लेकर राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम तैयार किए हैं। बीजेपी स्थापना दिवस समारोह की पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती यानी कि 14 अप्रैल तक मनाने जा रही है, जिसके तहत बीजेपी की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बीजेपी दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश भी करेगी। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और इसके बाद पार्टी 2 सांसद की संख्या से 2019 में 303 लोकसभा सांसदों तक पहुंची थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी के सांसदों के आंकड़ों में कमी आई थी। बावजूद इसके पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाई। अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बीजेपी कई कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी 6 अप्रैल यानी अपने स्थापना दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। इसके लिए जहां
6 अप्रैल को पार्टी के सभी दफ्तरों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। सत्ता के शिखर पर पहुंची बीजेपी हमेशा से कैडर बेस्ड पार्टी रही है। 2014 के बाद इसने अपने संगठन को और भी ज्यादा मजबूत किया है। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी कई कार्यक्रम चलाती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने स्थापना दिवस यानी कि 6 अप्रैल को देश भर के पार्टी ऑफिस में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है, इसलिए बीजेपी 14 अप्रैल तक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इन कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ पीएम सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग प्रसन्नतापूर्वक मना रहे हैं। उनके संदेश को घर घर लेकर के जाने का काम करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी जो लगातार बाबा साहब को अपमानित करने का काम करती और जो संविधान हाथ में उठा करके नौटंकी करने का काम करती है, वो बात भी हम जनता को बताने का काम करेंगे। 14 अप्रैल को बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। साफ तौर पर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और उनके अनुयायियों और संविधान के साथ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुशीनगर पुलिस का पशु तस्कर के साथ एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने से आरोपी मनव्वर घायल हुआ है। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एनकाउंटर कुबेरस्थान थाना इलाके में हुआ। घायल आरोपी को अस्पताल में फिलहाल एडमिट करा दिया गया है। और गाजियाबाद में भी पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने 2 घायल बदमाशों समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर ट्रॉनिका सिटी थाना इलाके में हुआ। आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। आवास विकास क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पीछे लाया गया तो इन्हें वहां पर झाड़ियों में पहले से छुपा रखी तमंचा निकालकर इन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे 2 अभियुक्तों परवेज तथा शुभम उर्फ कशीनो के पैर में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से 2 अदर तमंचा, 315 बोर, खोखा कारतूस, 2 चोरी की गई मोटरसाइकिल, कुल 10 लूटे हुए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। देवरिया में 2 रसोइयों ने पिछले करीब 15 साल से सरकारी स्कूल के कैंपस में कब्जा कर रखा है। स्कूल कैंपस में 2 टीन शेड डालकर कब्जा किया हुआ है। स्कूल में अवैध कब्जा होने की वजह से छात्र स्कूल के ग्राउंड में नहीं खेल पा रहे। बेसिक शिक्षा विभाग तहसील प्रशासन से कई बार कब्जा हटवाने की मांग कर चुका है, मगर 15 साल बीतने के बाद भी यह अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका। सीडीओ ने स्कूल के कैंपस से जल्द का अवैध कब्जा हटाने की बात कही है। और यहाँ पे रसोइया लोग यहाँ पे करीब हमको आए हुए यहाँ पे 10 वर्ष हो गया, 10-15 साल हो गया। और उसके पहले से ही ये लोग यहाँ पे रहते हैं। लोग पहले झोपड़ी बना के रहते थे, लेकिन बाद में जब ये बाउंड्री होने लगा तो प्रधान जी ने इन लोग को टीन शेड डालने की आर्डर दे दी। जबकि हमारा विभाग जो है इन लोग को कई बार नोटिस जारी कर चुका है, पत्र भी जारी हुआ है, फिर भी ये लोग हटती नहीं है, कहती हैं लोग। ये मैटर हमारे नॉलेज में आया है। अभी खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ उस ब्लॉक के नोटिस भी जारी किया है प्रधान अध्यापक को, तो उसका जल्द से जल्द ही हम समाधान करेंगे। सर क्या संज्ञान में आया आपके कि इसमें यही अवैध कब्जे की शिकायत थी। उसमें हम दोनों रेवेन्यू और शिक्षा दोनों के समन्वय से इसका जल्दी निस्तारण कर। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कब्जा मुक्त अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सदर तहसील के दुबौली प्राथमिक विद्यालय में आप देखिए किस तरह से अवैध कब्जा कई सालों से हुआ। मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे 2 अवैध तरीके से स्कूल के कैंपस में कर्टेन बनाए गए और बताया जाता है कि यहाँ की रसोइया दबंगई से इस कैंपस में रहती हैं, जबकि यह कैंपस जो है ये बच्चों का फील्ड है और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया है। और कई बार यहाँ के हेडमास्टरों ने इन लोगों के खिलाफ लिख के कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कई सालों से अवैध कब्जा जस का ही तस है।
हरदोई में हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सौतन और सौतेली बेटी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 23 मार्च को एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद महिला के परिजनों ने 4 आरोपियों को नामजद करते हुए गला दबाकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में रेलवे पटरी के किनारे झाड़ियों में लगी आग अब भीषण लग गई। आग लगने की खबर मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के मार्केट, कई मकान के साथ साथ ट्रेनें भी इसकी चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम के साथ नजदीकी कोतवाली सदर बाजार पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग पर जल्द से जल्द काबू पाया गया। आसपास के लोगों का कहना था कि कुछ नशेड़ियों ने ये काम किया है। पुलिस गंभीरता से अब मामले को ले रही है और इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा पर बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड की 3 परीक्षाओं को ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराया जाएगा। 2023 में जारी भर्ती विज्ञापन में यह बदलाव किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा की जगह ऑफलाइन परीक्षा होगी। सब इंस्पेक्टर गोपनीय, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा की सीधी भर्ती परीक्षा ऑफलाइन होगी। 2023 में वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन परीक्षा की जगह वस्तुनिष्ठ ऑफलाइन परीक्षा होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के पदों पर सीधी भर्ती की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा अब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होगी। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में इस बार रील और वीडियो बनाना बहुत भारी पड़ने वाला है। केदारनाथ में 30 मीटर के दायरे में कंप्लीट बैन की बात हो रही है। बद्रीनाथ में यही डिमांड अब उठ रही है, लेकिन रोजाना हजारों की भीड़ में मोबाइल कंट्रोल और मैनेज कैसे होगा, जबकि पहले भी ये नियम लागू हो चुके हैं। केदारनाथ मंदिर में रील बनाकर झूमने गाने वालों, केदारनाथ धाम के बहाने अपने प्रमोशनल वीडियो बनाने वालों और दर्शन से पहले और बाद में सोशल मीडिया पर मंदिर दिखाने वालों पर अब बैन लगेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस बार केदारनाथ मंदिर के 30 मीटर के दायरे में मोबाइल कैमरा की इजाजत नहीं देगी, ताकि मंदिर परिसर में अव्यवस्था न फैले। मंदिर समिति के मुताबिक तीर्थ पुरोहित भी इस फैसले के साथ हैं और 5 अप्रैल को गढ़वाल कमिश्नर की मीटिंग में इस पॉइंट पर बात होगी। सबका यही सजेशन था कि साहब ये 30 मीटर के दायरे में रखा जाए, क्योंकि ये लोग अराजकता टाइप का माहौल बन जाता है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने डिसाइड किया बीकेटीसी ने और वहाँ के तीर्थ पुरोहित ने कि हम 30 मीटर तक किसी भी तरह की जो वीडियो रिकॉर्डिंग और रील बनाने से हम प्रतिबंध रखेंगे। और आगामी 5 तारीख को हमारे माननीय कमिश्नर साहब के अध्यक्षता बैठक में उसमें भी हम इस बिंदु को रखेंगे। और मुझे लगता है कि ये ऐसा पॉइंट होगा कि इससे जो है यात्रा हमारी सरल और सुगम हो जाएगी और जो बाकी दर्शक हैं वो अच्छी तरीके से श्रद्धालु हैं दर्शन कर पाएंगे बाबा केदार के। सरकार की तरफ से पिछले साल भी ये फैसला लागू किया गया था, तो बद्रीनाथ में कुछ मामलों में जुर्माना तक लगा। ऐसे में इस बार भी बद्रीनाथ में ये नियम लागू करने की डिमांड हो रही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मोबाइल बैन करने के बजाय दोनों धामों में जैमर लगाकर सिग्नल जाम करने चाहिए। वहीं 6 साल तक मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल के मुताबिक नियम पहले से हैं, लेकिन अव्यवस्था बीजेपी राज में फैली है, जहां हर कोई नियम ताक पर रखता है। बहुत ही सुंदर मांग है और बहुत अच्छी पहल है। मैं कहता हूं कि उत्तराखंड के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं या कोई भी मंदिर हैं, इस प्रकार से जो फिल्मी गानों पर तड़क भड़क अश्लीलता के साथ जो रील्स वगैरह बनाई जा रही है, जो सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के बनाई जाती हैं, आप अन्यत्र कहीं भी बनाइए, लेकिन मंदिरों में इस प्रकार की कृत्य न कीजिए। नियम बनाने से क्या होगा? नियम तो पहले भी थे। नियम तो ये भी था कि गर्भगृह में फोटोग्राफी नहीं होगी, लेकिन जब बड़े लोग वहां आए और बड़े लोगों ने अंदर फोटोग्राफी शुरू कर दी, तो बाकी लोगों ने उसका अनुसरण किया। तो इसलिए ये बात नहीं है कि नियम बना दिया, नियम बनाया पर उसका पालन भी तो होना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां काबिज हुए हैं, लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाते आ रहे हैं और इसी के तहत ये नियम भी कब तक चलेगा ये ऊपर वाले को ही पता है, परमेश्वर को ही पता है।
बद्रीनाथ केदारनाथ में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सोशल मीडिया में रील वीडियो शेयरिंग के साथ लाइव का ट्रेंड भी बढ़ा है। तो ऐसे में अब मंदिर समिति पुलिस प्रशासन के सामने चैलेंज यही है कि 6 महीने की यात्रा वाले इन 2 धामों में कैसे मोबाइल और कैमरे को कंट्रोल किया जाए ताकि आसानी से दर्शन भी हो सके और मोबाइल जमा करने के नाम पर विवाद की नौबत भी न आए। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और आगरा की बात करें तो यहां पर एक दुकान पर नोटिस तामील करने गए दरोगा के साथ मारपीट की गई। दुकानदार को थप्पड़ मारने की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। मामला लोहा मंडी थाना क्षेत्र का है। नोटिस देने गए दरोगा ने ग्राहकों के सामने दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी जांच में जुट गए हैं। तस्वीरें भी देखिए, वहां जो लगा सीसीटीवी था उसमें यह तस्वीरें कैद हो गई है, किस तरह से दरोगा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जो दुकानदार थे उसको सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कार में सवार सभी लोग गाजियाबाद के रहने वाले थे और ये लोग हरिद्वार घूमने जा रहे थे। तभी रतनपुरी थाना क्षेत्र के पास रायपुर के पास नगली नेशनल हाईवे पर इनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद ये पलट गई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो उन घायल व्यक्तियों को रतनपुरी पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से CSC खतौली में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों की उसे मृत्यु हो गई। दोनों ही व्यक्ति गाजियाबाद के रहने वाले हैं। बाकी 5 व्यक्तियों का CSC खतौली में इलाज चल रहा है। मृतक के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में पर्यटक जल्द ही डॉल्फिन सफारी का मजा ले सकेंगे और इसके लिए वन विभाग ने पूरा एक प्लान तैयार किया है। वाराणसी के कैथी से ठकवा गांव के बीच पर्यटक गंगा की गोद में डॉल्फिन की अटखेलियां करते हुए उन्हें करीब से देख पाएंगे। गंगा जल की गुणवत्ता में सुधार के बाद डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है। डॉल्फिन को देखने के लिए सैलानी नाव में सवार होकर सैर करेंगे। वाराणसी के कैथी के ठकवा गांव के बीच डॉल्फिन की संख्या करीब 50 से 60 बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक बार में 6 से 7 पर्यटक नाव में सफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि गंगा में डॉल्फिन विलुप्त की कगार पर थी, मगर पानी की गुणवत्ता में सुधार होने के कारण एक बार फिर से इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। हमने इसके साथ हमारे गंगा प्रहरी और डॉल्फिन मित्रास को इन्वॉल्व किया है। इनमें से कुछ हैं जो कि कुशल ड्राइवर हैं बोट के और अच्छे तैराक भी हैं, तो उन लोगों को हम नियुक्त करेंगे और इवन और ट्रेन भी करेंगे कि वो अच्छे से बोट चला सके। कितना असर पड़ेगा काशी के पर्यटक पे? आई होप इसमें एटलीस्ट ढकवा पॉइंट का जो टूरिज्म है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि डॉल्फिन साइटिंग्स के लिए मुझे लगता है इतना अभी टूरिज्म आया नहीं है, जबकि डॉल्फिन साइटिंग्स बहुत अच्छी पाई जाती हैं। तो आई होप अगर 1-2 लोग जाएंगे, धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगी और लोग और आएंगे देखने। सौरभ हत्याकांड के बाद चर्चा में आया ड्रम धमकी का जरिया बन गया है। मेरठ में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो ऐसे ही धमकी सामने आई। पत्नी ने पति को पीट दिया और कहा कि झगड़ा करोगे तो ड्रम में मिलोगे। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश भर में है। वहीं मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने पति को ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर पति भी घबरा गया। पत्नी ने धमकाते हुए कहा कि हरकतों से बाज नहीं आए तो उसके टुकड़े कर ड्रम में भर देगी। आरोप है कि पत्नी ने सोते समय पति के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया। पति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित थाने पहुंच गया। हालांकि पत्नी ने ऐसे आरोपों से इनकार कर दिया। लेट हो रहा था, मैं छुट्टी आज मैं लेट होगा, यानी फिर उसके बाद में गया ना, जब उठागा तेरे सिर में ईंट मारूंगी, उन्होंने ठा ईंट मारी सिर में। और क्या कही? वो नो करे आज टुकड़ा करूंगी तेरे, उन्होंने करे ना वीडियो में देख के
ऐसे टुकड़े करूंगी जैसे वीडियो देखते रहे। जैसे वो ड्रम में टुकड़े करके बन दिया। मैं ऐसे टुकड़े करूंगी तेरे। अच्छा, घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों अपने घर वापस लौट गए, लेकिन ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित एक कॉलोनी की है, जहां तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे। दुनिया का आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।